हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम विराम चिन्ह और वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह और वर्णमाला से संबंधित कुछ MCQs, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो अपने शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। क्या बताने हमें कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, वर्णमालाएं क्या होती हैं? वर्णमाला होती है जो वर्णों का समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कितने, देखो इसने कहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सी है। व्यंजन क्या होते हैं? आपने स्वर व्यंजन पढ़े होंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक, कितने होते हैं व्यंजन? 41 होते हैं हमारे व्यंजन। तो अब मिला के कितने? 52 हमारे कुल कितने होते हैं? 52 हमारे वर्ण होते हैं। व्यंजन और स्वर को मिला के 52 हमारे क्या हुए? वर्ण होते हैं। और जब वो वर्णों का समूह, जितने वर्ण है हमारे पास, जितने भी 52 वर्ण है, उनका जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सी है। ठीक है, हमें क्या बताना है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखो, स्वर के 3 भेद होते हैं और व्यंजन के 5 भेद होते हैं। उसमें से ही एक भेद हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए तय, थ, द, ध, या ऑप्शन बी श, स, ह, या ऑप्शन सी छ, छ, ज, झ। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। अब आपको इन ऑप्शनों से बताना है कि कौन से 4 वे व्यंजन है जो ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिस व्यंजन को बोलते समय हमारी ऊर्जा लगे, ऊर्जा तो लगे, मतलब जिस व्यंजन को हम बोलेंगे, मतलब जिस भी हम वर्ण को बोलते हैं, उस वर्ण को बोलते समय हमारे अंदर से कोई भाप पाए, मतलब कोई भी गर्म ऊर्जा निकले, गर्म भाप वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कोई भी गर्म वायु निकलती है उसे हम, और सीटी सी आवाज आती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसमें तय, थ, ध, ध, इसमें कोई हमारी सीटी से आवाज आई नहीं आई। श, स, ह, इसके अंदर हो रहा है, मतलब हमारे अंदर से एक तो हम इसे जल्दी बोल रहे हैं, साथ में स मतलब सीटी सी आवाज आ रही है और गर्म ऊर्जा हमारे मुख से बाहर निकल रही है। तो मतलब इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 2 आपके पास, आयोग वह कहाँ जाता है। आयोग वह कहा जाता है। अब हमें बताना है कि इनमें से आयोग वह कौन सी है, किसे हम आयोग वह कहते हैं। देखो, ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, या ऑप्शन सी अल्प प्राण को। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। क्यों है ये? देखो, जो आयोगवाह होती हैं ये वर्ण तो होती हैं, पर वे वर्ण से अलग होते हैं। आयोगवाह जो होती हैं वे वर्ण से अलग होते हैं। क्यों होते हैं अलग? देखो, 11 स्वर होती हैं, 11 स्वर होते हैं, कहीं कहीं 13 स्वर बोल देते, पर सही मायने में 11 स्वर होते हैं। तो जो 2 स्वर होते हैं वे होते हैं हमारे आयोगवाह, जो हम अ से लेके तो बोल देते हैं रीसक, पर 2 स्वर जो रह जाते हैं हमारे, कौन कौन से रह जाते हैं? 2 स्वर। अब अ से लेके ओ तक बोलोगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, पर 2 स्वर लास्ट के रह जाते हैं, अंग और अह रह जाते हैं, अंग और अह। तो ये जो 2 स्वर जो होते हैं ये हमारे आयोगवाह कहलाते हैं। और जो लास्ट में है अह, जो अह होता है, अह कैसे होता है? ए, और लास्ट में ये जो होती है ये विसर्ग होती है, जो संस्कृत में आपको मिलेगी। ये विसर्ग क्या है? ये आयोगवाह है। तो मतलब विसर्ग को ही हम आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तीसरा है स्वर के भेद हैं। अब हमें बताने हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 1 भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 3, या ऑप्शन सी है 4। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ये आपका राइट आंसर है। क्यों है? स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी होते हैं? हर्षद स्वर, प्लुत स्वर
और दीर्घ स्वर, ये 3 स्वर होती हैं स्वर के भेद। ठीक है, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलोत स्वर। तो हमने 3 क्वेश्चन आपके बात करवा दिए हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कौन कौन से? 4 और 5। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम पहले करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है हमारे पास कि जो अक्षय वर्ण है वो किसके योग से बना है? किसके योग से बना? अक्ष। देखो इसे बोलने में लगता है अक्ष, ठीक है, तो किसके योग से बना है? ऑप्शन है कै प्लस से, या फिर क प्लस में च, या फिर क प्लस में श। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ए। ऑप्शन ए है, ये राइट है। क्यों है ये राइट? देखो जो अक्ष है, अक्ष मैंने आपको कहा ना बोलते समय लगता है ना, देखो पहले तो कश, क आ रहा है ना, क, देखो कश, तो क आ रहा है शब्द, तो पहले तो श, लास्ट में श है, तो मतलब इसमें इसी के जो योग से क्या बना है? हमारा अक्षर शब्द बना है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वर किसी के योग से नहीं बनता, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, वो किसी के योग से नहीं बनता। और जो स्वर होता है वो किसी को पूर्ण करता है, व्यंजन को स्वर पूर्ण करता है। ठीक है, मतलब कोई जैसे कि आप क ले लो, अब क कैसे बनेगा? देखो क बनता है क प्लस में अ, तो इसके योग से क्या बनेगा? हमारे पास क बनेगा। तो इसके योग से क्या बना है? अ, मतलब जो ए है ये हमारा स्वर है। ठीक है, स्वर अगर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाएगा उसकी सहायता से वो पूर्ण होगा, वरना तो वो आधा रह जाएगा। और ये बात आपको जरूर ध्यान देना है कि जो आधा होता है, मतलब जिसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगता, तो वो आधा रह जाता है। और आधा कैसे लगेगा? उसके नीचे आप हलंत लगा दीजिए, वो आधा माना जाएगा। अगर आपको पूर्ण करना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर आपको वैसे आपको वर्ण विच्छेद आती हैं उसकी तरह से करना है तो क प्लस में अ, ये गलती मत भूलना कि क के नीचे क्या लगाओगे? अब अ लगाओगे, मतलब से जब तोड़ दोगे क को, जब तोड़ दोगे तो हमें नीचे हलंत लगा के फिर अ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वां आपके पास कि अ वर्ण किसके योग से बना है? जो ए वर्ण है वो किसके योग से बना है? ऑप्शन है च या छ, ऑप्शन बी किसी भी योग से नहीं, या फिर किसी योग से नहीं बना, या ऑप्शन सी प या फिर ई, सॉरी प प्लस में ई। तो आपको बताना है कि किसके योग से बना है। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होती हैं वे किसी के योग से नहीं बनते हैं, वे अपने आप में पूर्ण होते हैं, वे किसी को पूर्ण करते हैं, वे खुद तो पूर्ण रहते हैं, वो किसी और को पूर्ण करते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ लगकर उन्हें पूर्ण करते हैं, परंतु जो स्वर होते हैं वो अपने आप में ही पूर्ण रहते हैं, ये किसी के योग से नहीं बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सा है? किसी भी योग से नहीं बनते, वो किसी के साथ मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपना 4th और 5th कंप्लीट कर लिया। तो अब हम करेंगे अपना 6th और 7th क्वेश्चन। हम 6th और 7th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन आपके पास किस शब्द में री स्वर नहीं है? जो ये री है किस शब्द में ये स्वर नहीं आया है? ऑप्शन आपके पास कृष्ण, क्या कृष्ण के अंदर री है, या फिर ऑप्शन बी घर के अंदर री है, या ऑप्शन सी दृष्टि के अंदर री है। अब आपको ये बताने किस स्वर के अंदर री नहीं है, ये नहीं बताने किस स्वर के अंदर है, ये बताने किस स्वर के अंदर री स्वर, किस शब्द के अंदर री स्वर नहीं है। देखो कृष्ण में री है, ये जो नीचे है ये री है। घर इसके अंदर री स्वर नहीं है, और जो दृष्टि है इसके अंदर भी री स्वर है। मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है, क्योंकि घर के अंदर हमारे पास कोई भी री स्वर नहीं है। जो नीचे लगा होता है, देखो 2 प्रकार की होती है ये, एक तो रो कहलाता है, एक री कहलाता है। ये तो री होता है, और जो अगर यहाँ लग जाता है, जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं पूर्ण, तो जो ऊपर लग जाता है ये होता है, क्या होता है? ये र से होता है और ये री होता है। ठीक है, तो आपका 7वां है अल्प विराम का चिन्ह। अब हमें ये बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है ये वाला चिन्ह होता है, ये ऑप्शन बी ये वाला चिन्ह होता है, ये ऑप्शन सी ये वाला चिन्ह होता है। देखो ये वाला जो चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह,
और जो ये वाला चिन्ह होता है इसे हम क्या कहते हैं, अर्धविराम उसका चिन्ह होता है। तो ये वाला होता है अल्पविराम का चिन्ह, मतलब ये अल्पविराम है, ये उद्धरण चिन्ह है और ये अर्धविराम है। तो राइट आंसर आपको पास क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये अल्पविराम का चिन्ह होता है। अल्पविराम होते हैं जो वाक्य के बीच में बहुत सारे वो आ जाते हैं ना, संज्ञाएं आ जाती हैं, उनके बीच में हम अल्पविराम लगाते हैं। बहुत सारी संज्ञाएं आ जाती हैं तो उनके बीच बीच में हम क्या लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं और ये चिन्ह हमारा अल्पविराम कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना 8th और 9th क्वेश्चन। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग, यहाँ गलती रह गई है, कहाँ किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, जो वाक्य के अंत में लगता है। मैंने आपको बता ही दिया है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग भी वाक्य के अंत में ही होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, सिर्फ एक ही डंडा, ये डंडा होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण विराम। मतलब वाक्य के अंत में हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अंत में। तो ऑप्शन है पहले, ऑप्शन ए है, सॉरी यहाँ ए आएगा, ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी अंत में, या ऑप्शन सी बीच में। तो आंसर आपके पास ऑप्शन बी, अंत में होता है इसका प्रयोग। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? अब हम विराम चिन्ह पढ़ ही रहे, तो विराम चिन्ह का अर्थ तो जानना जरूरी है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, मतलब रुकना, चलना या फिर दौड़ना। तो इसका आंसर आपके पास ठहराव, ऑप्शन ए। मतलब हम जो वाक्य करते हैं, वाक्य में एकदम थोड़ा बोल देते हैं, रुकते भी है। अब जैसे कि मैंने आपको अल्पविराम बताया था, इसका कोई आप एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि अब एक, ये आप कहोगे तो ऐसे ही आप कहीं लगा देंगे, ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे एक वाक्य में आपको बता देती हूँ कि इसे रोको, नहीं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इस वाक्य के अंदर आपको क्या पता चल रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है उसे कि रोको मत, उसे जाने दो, और ऐसा हो कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और इसमें क्या कह रहा है कि उसे रोको, उसे मत जाने दो। तो इसने उसी वाक्य में से अलग अलग अर्थ निकल रहा है। एक में कह रहा है कि उसे रोको मत, और एक में कह रहा है उसे रोको। ये किसकी वजह से हुआ है? ये अल्पविराम के मतलब बीच में थोड़ा रुका, रोको मत जाने दो। तो रोको में थोड़ा रुका और उसी में हमारा क्या लग गया, ये अल्पविराम लग गया। मतलब रुकते हैं उसमें उस चिन्ह का प्रयोग कर देती हैं। अब इसमें कहा रोको मत, अब रोको मत पे रुका इसने, वहां पे अल्पविराम का यूज कर दिया इसने। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ओके, तो अब हमने अपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर विराम चिन्ह और वर्णमाला के बारे में बताए थे, उनके कुछ प्रश्न बताए थे मैंने, और मैंने आपको ये पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो अगर मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।